यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स की क्लास को। जैसे कि हमने एमपीटेड ग्रेड 1 का एक पेपर लिया था और उसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हमने स्टार्ट किए थे जो लेटेस्ट आपका मेंस एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्लास नंबर 3 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। ओके, सो चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। यस, देन स्टार्ट करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने कल एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, 50 नंबर का वो टेस्ट था। ठीक है, 50 नंबर का वो टेस्ट था जिसमें आपको फिजिक्स और एमसीक्यू, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो टेस्ट नहीं लगाया, जरूर से जाकर लगा लीजिएगा। ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर रखा गया है। जो आपका फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट फोल्डर आता है, उसके अंदर जो है आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम से ही वो टेस्ट रखा गया है, वहां से जाकर आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का ये टेस्ट है। अपना स्कोर देखिएगा कि क्या स्कोर हो रहा है, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जहां से अपन ने क्लास को एंड किया था, वहीं से अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 56 से हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 156 से। दो क्लासेस हो चुकी है, आज क्लास नंबर 3 है। हाँ, देखो, अब एमपीटेड लेवल 1 का जो पेपर है मेंस का, उसको लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो दोनों चीजें आपको सेम ही मिलेगी। जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो थ्योरी में, वही चीजें वहां पर आपको एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो वही सारे क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज, जो एमपीएसबी की लैंग्वेज है, थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर रहती है। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल भी पूछते हैं तो थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं, या फिर ऑप्शन कुछ और रख देते हैं। तो ये लैंग्वेज समझना भी थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 से। क्लासेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो हम लोग थोड़ा सा सेशन के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 197 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो जब आपके सामने ये 10 यूनिट होगी, इंक्लूडिंग योर मैथ्स और बायो, तो अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कब कौन से यूनिट का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वहां पर जब आप यूनिट वाइज एमसीक्यूज लगाते हो, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट करते हो, तो उसमें तो आपको पता होता है कि अच्छा यूनिट 11 का क्वेश्चन है, बल्ब यांत्रिकी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, ऑप्टिक्स एंड साउंड का। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको मिक्स दिखेगी, और यूजुअली ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये चीजें आपको सेम फिजिक्स में भी मिलती है, और यही चीजें वापस से आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 197 से अपन स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल भी रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। दो समान आयतन के पात्रों में से एक समान गैस रखी गई है, मतलब मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, एक समान गैस रखी गई है, कोई भी एक गैस मान लो, CO2 जस्ट आप कंसीडर कर सकते हो, नाइट्रोजन वगैरह वॉट एवर। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि जस्ट लाइक मैंने दोनों ही कंटेनर के अंदर CO2 गैस को भरा गया है। ठीक है, जिसके दाब क्रमशः क्या दे रखे हैं, P1 P2 दाब यहाँ पर दे रखे हैं। टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 T2 दे रखा है। वाहिकाओं को आपस में जोड़ने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली जो नलिका है ना, यदि वो नलिका इन दोनों को जोड़ देती है, सामान्य दाब कितना हो जाता है जब इनको जोड़ा जाता है, तो P हो जाता है। और एक सामान्य ताप पर ये पहुंच जाती है, दैट इज T टेम्परेचर पर पहुंच जाती है। तो जो नया वाला प्रेशर और जो नया वाला टेम्परेचर है, उसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट समझ आना वो सबसे पहले जरूरी है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कंसेप्ट लगेगा? प्रेशर है, वॉल्यूम है, सेम गैस की बात हो रही है, टेम्परेचर है, ये तीन चीजें कहाँ पर आती है? आती है PV इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। क्योंकि हमारे पास सेम गैस है। ठीक है, मतलब दोनों ही गैस, अगर आप नाइट्रोजन लोगे या CO2 जिसका भार 44 होगा, इनका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो सिमिलर ही निकल कर आएंगे। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं इसको PV इज इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन देखते से ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ पर होता है, कितनी गैसेस है, दो गैसेस है, तो दो इक्वेशन बनेगी। मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ P1, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है तो V तो सेम रहेगा। पहली वाली गैस के लिए मोल कितने हो जाएंगे, N1। R सेम रहेगा, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T1 आपका सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपका P2V, N2R, T2 यहाँ पर हो जाएगा। ये दो अलग अलग गैसेस के लिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जब इन दोनों को जोड़ा गया, तो ये नॉर्मल क्या होती है, एक सिंपल प्रेशर टेम्परेचर इसका हो जाता है।
दैट इज पी एंड टी यहाँ पर हो जाता है। तो अपन को क्या करना है, पी से टी का रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, मोल अंश जो है उसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। जस्ट लाइक मोल संख्या कितनी है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू यहीं पर लिख लेते हैं। N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, P1V डिवाइड बाय RT1 के बराबर हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा, P2V डिवाइड बाय RT2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बस अपन ने क्या करा, मोल संख्या निकाल ली N1 और N2 की। अब मेरे को पता है कि जब इन दोनों कंटेनर को जोड़ा गया तो दोनों कंटेनर की जो गैस है आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मतलब मेरे मोल नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जो फाइनल मेरा कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो भी आयतन आएगा वो किसके बराबर होगा, पीवी डिवाइड बाय आरटी के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो उसका मान रहे हैं मोल संख्या जो है वो एन होगी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, पीवी डिवाइड बाय आरटी के। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि लास्ट में फाइनल जो है प्रेशर पी हो जाता है, टेम्परेचर टी हो जाता है। ठीक है, तो पीवी बराबर आरटी के बराबर हो गया। अब आप इसमें एक चीज और थोड़ी सी नोटिस करना कि जब इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम, दोनों गैसेस का आयतन को जोड़ा गया तो पहले वाले का आयतन कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं, पहले वाले का आयतन V है, दूसरे वाले का भी कितना है, V है, मतलब V प्लस V, दोनों को अगर आप मिलाओगे जस्ट लाइक कि ये 10 लीटर है पहली वाली गैस का आयतन, दूसरी वाली गैस का आयतन भी 10 लीटर है। तो जब आप फाइनल एक बड़े से कंटेनर में या इन दोनों गैस को एक जगह लाकर मिक्स करोगे तो टोटल आयतन कितने के बराबर हो जाएगा, 10 प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ, 2V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस मेन इसमें समझने वाली चीज आपकी यही है कि हमने 2 कैसे किया, क्योंकि दोनों गैसेस के आयतन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और एक नया आयतन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने तो सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर बोला है, मतलब वॉल्यूम आपको खुद से समझना पड़ेगा। कितने के बराबर हो गया, 2V के बराबर हो गया। बस अब क्या करो, यहाँ से लाकर वैल्यू को पुट कर दो। देखो P1 एक बार लिख लेते हैं, चलो P1V डिवाइड बाय RT1 हो जाएगा, ये P2V डिवाइड बाय RT2 यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सही। अब देखो कॉमन जो निकलने वाली चीज है उनको पहले ही बाहर निकाल कर फेंक दो। इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, 2PV के बराबर हो जाएगा, नीचे RT हो जाएगा। इधर हम लोग V कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से R कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, P1 बाय T1, उधर क्या बचेगा, P2 बाय T2 बचेगा। अब देखो V बाय R से V बाय R कैंसल हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया था। ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी अभी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो क्या क्या कट गया, V बाय आर से V बाय आर कट गया। ठीक है, कितना बचा हुआ है, ऊपर मेरा 2 बचा हुआ है, P बचा हुआ है, और नीचे कितना बचा हुआ है, R भी कट गया, मतलब T बचा हुआ है। P बाय T बचा हुआ है, इधर कितना बचा हुआ है, P1 बाय T1 प्लस P2 बाय T2 बचा हुआ है। मुझे पूछा था P बाय T का रेशियो निकालिए, तो मैं इस 2 को हटाकर इसके बटे में लिख लेती हूँ, है ना। तो अब देखो ऑप्शन में है क्या, यस, P1 डिवाइड बाय 2T1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2T2। अब आपने अभी तक जो भी थ्योरी पढ़ी वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा, बुक के क्वेश्चंस आपने करे तो बस वही दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है ना, आप नंबर ऑफ मोल्स, मोल संख्या निकालिए, यही क्वेश्चन होते हैं। बट ये जो हमारे एग्जामिनर है ये कुछ चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एडवांस आता हो। ठीक है, आप एमपीटेट ग्रेड 2 का साइंस का पेपर भी देखोगे प्री का, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 2018 का जो फाइनल एक एग्जाम होता था जिसमें वही आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आती थी, उसमें भी वो लैंग्वेज ऐसी ही पूछते हैं। तो ये तो अपन समझ सकते कि एक्सेप्टेड है कि ये वाले क्वेश्चन और इस लेवल तक के क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल तो वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 कैसे आया मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि हमको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, ये पहली गैस के लिए वैल्यू हो जाएगी V और दूसरी गैस के लिए वैल्यू भी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, क्योंकि दोनों गैसों का आयतन समान है। हो सकता है दोनों गैसें एक 10-10 लीटर की यहाँ पर हो, तो जब हम लोग इधर सम कर रहे हैं, जब हम लोग लिख रहे हैं कि जब मोल संख्या निकाली है तो वो N1 प्लस N2 के बराबर होगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, दैट इज पीवी, पीवी डिवाइड बाय आरटी करके। तो ये दोनों गैसेस के सम के बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, जो फाइनल होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। इस तरीके से आपका 2 आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन अपन आगे कंटिन्यू करते। एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा कि दो गैसेस पहले एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, P1 T1 डिवाइड बाय मतलब नॉर्मल V, P2 T2 और V हमारा था। जब इन दोनों को हमने एक वाहिका से जोड़ दिया तो दोनों का आयतन भी क्या हो जाएगा, दोनों सेम प्रेशर पर, दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएगी, लेकिन आयतन दोनों के योग के बराबर होगा।
ठीक है, दोनों गैसेस के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेन जो लॉजिकल कंसेप्ट था वो आपका V का ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है उनका मिक्स कॉम्बो है। ठीक है, ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगे कि बहुत थ्योरी पढ़ ली या फिर ऐसा भी नहीं लगे कि यार बहुत न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, चलिए ऊष्मा का प्रवाह किसके अंतर का परिणाम होता है? ऊष्मा जो फ्लो होती है वो कैसे होती है? द्रव्यमान में डिफरेंस होगा, घनत्व में डिफरेंस होगा, टेम्परेचर में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपके लाइन से चल रहे हैं जो पेपर में है। तो जैसे पेपर में मान लो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे या फिर 8 ही न्यूमेरिकल होंगे, बाकी आपके थ्योरी और बेसिक होंगे। वो बहुत टफ पेपर भी नहीं देंगे और बहुत इजी भी नहीं देंगे। तो आपको दोनों कंसीडर करके चलना है कि आपको थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए और आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ऊष्मा अगर फ्लो हो रही है तो ऊष्मा हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस पर फ्लो होती है। गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा हमेशा बहती है, गर्म से ठंडे की तरफ। ठीक है, ध्यान रहेगा ऊष्मा हमारी कैसे फ्लो होती है, गर्म पदार्थ से या गर्म टेम्परेचर से, गर्म वस्तु से ठंडे की तरफ। जैसे आपकी चाय गर्म है, थोड़ी देर में वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ठंडी चाय जो है गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक गर्म होगी, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्रवाह का नियम। अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है। अब इसी पेपर में, एक ही पेपर अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं और इस पेपर में 3 क्वेश्चन न्यूटन के शीतलन के नियम के थे। ठीक है, जिसने ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उसके तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, और जिसने इसको देखा भी नहीं होगा उसके 3 नंबर डायरेक्टली इस पेपर में से कट हो गए होंगे। 3 क्वेश्चन, एक तो ऑलरेडी अभी आप कर चुके थे, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप वैल्यू चेंज कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी इसी पेपर का था। ठीक है, और एक और ये क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करें। पिछली बार अपन ने कुछ समय निकाला था, इस बार इन्होंने आपको टेम्परेचर निकालने को बोला है। पहले लैंग्वेज समझते हैं, फिर वन बाय वन करके साथ में मिलकर अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो, एक वस्तु 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी होने में 10 मिनट का समय लगाती है। जब ये इतनी सी लाइन पढ़ी और जस्ट आपको क्लिक कर जाना चाहिए, ओके न्यूटन का शीतलन का नियम है, क्योंकि प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था जो आपने लास्ट किया था उसमें ये चीज इन्होंने मेंशन नहीं करी थी। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने इस बार दे दिया। ठीक है, कि यदि न्यूटन के शीतलन का नियम पूर्णतः प्रभावी हो, है ना, तो इन्होंने बोला है कि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तो अगले 10 मिनट में उस वस्तु के टेम्परेचर में, या वस्तु का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। अब सबसे पहली बात कि हमारा न्यूटन का जो शीतलन का नियम है वो क्या कहता है, याद आ रहा है कुछ? क्या कहता है कि टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन की दर उस परिवेश का जो टेम्परेचर है ना, और जो हमारा बोल सकते हैं कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग जो है, माइनस जो रूम टेम्परेचर है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन की दर उस वस्तु के तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर और परिवेश के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। जब आप ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो के। ठीक है, चलिए तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं। T1 की वैल्यू, 4 टेम्परेचर यूजुअली इसके अंदर होते हैं, कभी कभी 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो टेम्परेचर को जितना मिनिमाइज करना चाहो उतना आप इसके थ्रू कर पाओगे। देखो T1 की वैल्यू 60 है, T2 की वैल्यू 50 है। समय कितना लग रहा है, मतलब छोटा वाला टी कितना है, 10 मिनट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। एक काम करते हैं, इतना ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोलता है शीतलन का नियम, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी बॉडी माइनस टी रूम, यहाँ पर होगा। आई थिंक कि आप ऑलरेडी इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर कैलकुलेशन करूंगी। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, समय में 10 मिनट का समय है। के की वैल्यू नहीं पता है, मतलब पहली प्रायोरिटी पर के की वैल्यू निकाली जाएगी। जो शीतलन कांस्टेंट है उसको निकाला जाएगा, है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं। टीबी बॉडी टेम्परेचर कैसे निकलता है ना, या सराउंडिंग टेम्परेचर कैसे निकलता है, इन दोनों का मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज आपको निकालना है ना, माध्य आपको निकालना है। 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 आप कर लोगे, माइनस टी आर, रूम टेम्परेचर दे रखा था ना इसमें, ये रहा टी आर। रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और अच्छी बात यह है कि यही टेम्परेचर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारी वैल्यू सेल्सियस में जाती है ना। नहीं तो बाकी जितने भी आपने टेम्परेचर के क्वेश्चन किए हैं, पीवी एनआरटी किया है, जितने भी किए, सब अपन केल्विन में ही लिखते हैं, उसमें अपन को वही
+273 करके सबको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? ठीक है, यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये 10/10 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इधर के चल ही रहा है, 110/2 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1/30 निकल कर आ गई। ठीक है, आप खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत करो, साथ के साथ आप लोग भी सॉल्व करो। ठीक है, तो कभी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर पाओ। ठीक है, के की वैल्यू 1/30 आ गई। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन बढ़ गए, है ना। अब इसने क्या बोला है कि शीतलन का नियम प्रभावी है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। कमरे का तापमान दे रखा है, तो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा, तो ये अभी 10 मिनट के लिए के की वैल्यू आ गई। अब इसमें T3 की वैल्यू क्या होगी? जो आपका 50 डिग्री है वही होगी, क्योंकि अब इससे कम होगा टेम्परेचर। 60 से 50 तो हो गया, अब 50 से कम होगा, तो T3 की वैल्यू दे रखी है। T4 जो नया टेम्परेचर कितना कम होगा कितने मिनट में? अगले 10 मिनट में। तो इसमें भी जो नया वाला समय है T1, T1 ये हो गया, ये T2 हो गया, इसमें भी कितनी दे रखी है? 10 मिनट। ये चाहता तो इसको 15, 20, 25 कितना भी दे सकता था। ठीक है, इसने फिर से वही दिया कि अगले 10 मिनट में जो नया टेम्परेचर होगा वो आप निकालिए। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर 50 माइनस T4 होगा। 50 माइनस T4 डिवाइड बाय 10, के की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 1/30। 1/30। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग, इन दोनों का योग मतलब 50 प्लस T4 डिवाइड बाय 2। बस अब यही थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी बनेगी अब कैलकुलेशन। T4 50 प्लस T4 डिवाइड बाय 2 माइनस रूम टेम्परेचर, तो वही रहेगा, रूम का टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा, 25 ही रहेगा। बस आपको इसको सॉल्व करना, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? बस अभी तो बेसिक से ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है। 50 माइनस T4 हो गया, नीचे भी ध्यान रखना 3 चल रहा है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा? ये 150 हो जाएगा, 5 तिया 15, ये 3T4 हो जाएगा। इधर देखना क्या बच रहा है? 50 प्लस T4 डिवाइड बाय 2 बच रहा है, ये माइनस 25 बच रहा है। 25 को उधर लेकर जाओगे कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। 175 में आप क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका? -3T4 था, इसको भी आप उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का 6T4 यहाँ पर हो जाएगा। उधर क्या बचा हुआ है? 50 प्लस T4 बचा हुआ है, बस इसको सॉल्व कर लो। 175 दूना कितना होना चाहिए? 150 मतलब 5 दूना 10, 15। ठीक है, और ये 350 हो गए। 350 में से आप 50 को इधर लेकर जाओगे तो कितना बचेगा? 300 यहाँ पर बचेगा। 64 जैसे कि मैं इसको उधर लेकर जाऊं तो 7 हो जाएगा। 300 को 7 से भाग लगाऊंगी तो मेरी T4 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 2-3 स्टेप मैंने कम कर दिए, बस वो बेसिक कैलकुलेशन थी, तो जो ऊपर ऊपर से दिख रहा था उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले अगर आपको के की वैल्यू निकालना आ गई इस फॉर्मूला से, तो हमने ये के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, के की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 130 निकल कर आई। अब बस यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली चीज आ जाती है कि T3 और T4 टेम्परेचर किसको कहेंगे। T3 यही वाला हो जाएगा। ठीक है, और T4 अपन को निकालना था, अगली बार जो इसमें मिनट दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T4 की वैल्यू निकल कर आ गई 300/7। 7 चौक 28 होते हैं, 7 दूना 14 होते हैं, 6 7 8 56, और 7 छंग 42, 42.86 समथिंग कुछ आ रही है। मतलब पहले टेम्परेचर 60 से 50 हुआ, फिर कितने मिनट में? 10 मिनट में। फिर 50 से 42.86 हो गया, कितने? अगले 10 मिनट में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं एक बार, ऑप्शन नहीं देखे थे अपन ने। 38, 40, 42 और 45। देखो इसमें एक ट्रिक भी काम करती कि जो आपका 60 से 50 तक का टेम्परेचर था और 50 से जो भी आपको अब पूछा गया था, तो डेफिनेटली वो 50 से कम होगा। अगर बाय चांस इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, जो कि ये कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ऑप्शन से पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर आएगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज 50 से कम ही होगा। 60 से 50 हो रहा है, 50 से अगले 10 मिनट में टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि शीतलन का नियम कहता है। तो अगर ऑप्शन 50 से ज्यादा होते तो वो आप कट कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना लॉजिक भी यूज करना है इसमें। चलिए, ये तो हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ। फ्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रेफ्रिजरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सबसे पहले जूल थॉमसन थ्योरी पर, न्यूटन कर्ण सिद्धांत पर, जूल प्रभाव पर, या फिर प्रतिवर्ती कार्नो सिस्टम पर कार्य करता है। पढ़ा है कार्नो इंजन थ्योरी, तो ये रिवर्सेबल कार्नो थ्योरी पर यहाँ पर
कार्य करता है कि गर्म को या क्या करने की कोशिश करेगा, ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो रिवर्सिबल कार्नो इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो जितना एमसीक्यू है उतना थ्योरी भी है इस वाले पेपर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार से इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें बीच में 201 नंबर क्वेश्चन था, वो अपन एक बार पहले ही सेशन में कर चुके थे, बीच में थ्योरी था तो अपन एक बार पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग की इस्पात में गति क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव इन स्टील, स्टील के अंदर जो लॉन्गिट्यूडल वेव है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। पूछा क्या गया, यदि उसका घनत्व जो है, अपन को डेंसिटी जो दे रखी है 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। और जो यंग गुणांक दे रखा है, यूनिट 11 का ये क्वेश्चन है, ये 1.2 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, क्या फॉर्मूला होता है, कुछ याद आ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताइए, कुछ याद आ रहा है तो बताओ कौन से फॉर्मूला से अपन इसको सॉल्व करेंगे। घनत्व दे रखा है, यंग मापांक दे रखा है, और क्या निकालना है, गति निकालना है, मतलब हमको वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मापांक डिवाइड बाय उसकी जो डेंसिटी अपन को दे रखी है। आप चाहे तो डेंसिटी को डी से लिख लो, या फिर आप डेंसिटी को रो से भी लिख सकते हो। सो वी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय डी यहाँ पर हो जाएगा। बस इसके अंदर अब वैल्यू को ही पुट करना है, वो तो बहुत ईजी होगा। यंग मापांक की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻3 यहाँ पर दे रखी है। एक सेकेंड, वैल्यू उल्टी है क्या इसके अंदर, चलो, और डिवाइड बाय डी की जो वैल्यू है, घनत्व जो अपन को दे रखा है, एक सेकेंड, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन अलग दिख रहा है। यंग मॉड्यूल फॉर स्टील इज 3 इंटू 10⁻10 एंड डेंसिटी जो दे रखी है 1.2 अपन को दे रखी है। यस, इंग्लिश वाला सही है, शायद हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ होगी, एक बार करके देख लेते हैं, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। देखो, अपन इंग्लिश से सॉल्व करके देखते हैं। यंग की जो डेंसिटी दे रखी है 3 इंटू 10⁻10 यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, यंग मॉड्यूल की वैल्यू, और इसका जो घनत्व दे रखा है वो 1.2 इंटू 10⁻3 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 30/12 हो जाएगा, ठीक है, 30/12 इसको समझ लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 12 से कट कर ले इसको, 12×5 = 12×2 = 24, है ना, 12×2 और 12×5 = 60, मतलब 2.5 आ जाएगा, और 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका दशमलव हट जाए, क्योंकि मुझे अंडर रूट से इसको बाहर निकालना है, तो मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ 25 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 5, और 10⁻6 का कितना हो जाएगा, 3। तो यस, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही था। 5000 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी में उल्टा लिख दिया है, इंग्लिश में सही है। यंग मॉड्यूल की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻10, और उसका जो डेंसिटी दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻3 हमको दे रखा है, ठीक है। तो वहां से वेलोसिटी 5 इंटू 10⁻3 मतलब 5000 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये हिंदी में इसमें सही लिखा हुआ है। चलो, ओके, डन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक पिन के पानी की सतह पर तैरने का कारण क्या हो सकता है, कोई भी अगर वस्तु है जो हल्की वस्तु है, जैसे जस्ट एक पिन और एक नेडल हो गई, ठीक है, कोई भी चीज आप कंसीडर कर लो, अगर वो पानी की सतह पर तैर पा रही है तो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, लेस वेट के कारण, तरल को ऊपर की ओर धकेलना, या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो ये चीज कौन कर सकता है, सरफेस टेंशन कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। पानी के बबल्स का बनना सब सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। साबुन के कपड़े किस चीज को धोने में मददगार होते हैं, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज ऑफ, क्यों मददगार होते हैं, क्योंकि साबुन का रसायन बदल जाता है, क्योंकि केमिकल चेंज हो जाता है जब इसको डस्ट में डाला जाता है, गंदगी में डाला जाता है, घोल के पृष्ठ तनाव बदल जाता है, मेल को ये सोख लेता है, या फिर घोल के पृष्ठ तनाव को, उसके सरफेस टेंशन को ये कम कर देती है, जिसके कारण साबुन जो है इजीली कपड़ों से गंदगी, मेल को यहाँ पर रिमूव कर देता है। क्या लग रहा है आंसर, बताओ क्या करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कि डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या करता है, जो मेल है उसके सरफेस टेंशन को खत्म कर देता है, जो घोल है उसका सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है उसको कम कर देता है। बेसिकली यहाँ पर ना साबुन कैसे काम करता है उसका छोटा सा एक कंसेप्ट है ना। साबुन कपड़ों को प्रभावी रूप से इफेक्टिवली क्लीन कर देता है, कैसे,
क्योंकि इसके अणुओं में जल आकर्षित करने वाले और ग्रीस को आकर्षित करने वाले कण पाए जाते हैं। मतलब जल जो ये होता है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये अपना वाटर लविंग होता है, हाइड्रो फिलिक जिसे अपन कह सकते हैं, किसी को भी प्यार करना, दैट इज फिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। और ये वाटर हेटर होती है इसकी टेल, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरती है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में जो पानी से डरती है। तो ये क्या करती है, जो हाइड्रोफोबिक होती है, जो पानी से डरती है, तो जैसे कि ये पानी के, ये पूरा अपना कंटेनर हो गया, इसमें अपन ने कपड़ा डाला हुआ है, उस पर यहाँ पर डस्ट लगी हुई है। तो जो साबुन के कण है, जो इसका सर है, जो इसका वाटर हेड है, जो कि पानी को पसंद करता है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, ये पानी से जुड़ा हुआ रहेगा। अब इसके पीछे की जो पूंछ होती है, इसके पीछे की जो टेल होती है, वो क्या करती है, जितनी भी गंदगी है उसको पकड़ लेती है, उसको अपने में क्या कर लेती है, जकड़ लेती है। ठीक है, ग्रीस यानी कि जो भी गंदगी, मेल, अशुद्धि होगी, उसको क्या कर लेगी, कसकर बांध लेगी, है ना, और फिर क्या करेगी, उसको इस तरीके से बाहर लेकर आ जाएगी उस कपड़े से। तो इस तरीके से आपका जो कपड़ा है, क्लॉथ है, फैब्रिक है, वो क्लीन हो जाता है ना। नॉर्मल आप हाथ से करते हो, कपड़े धोते हो, यही कंसेप्ट है। वॉशिंग मशीन में यूज करोगे तो वहां पर भी कपड़ों को इसी तरीके से स्पिन करवाया जाता है, ताकि जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल कर आ जाए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा। क्वेश्चन नंबर 205 आपकी स्क्रीन पर है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पढ़ना। y मतलब यंग मॉड्यूल वाला, ठीक है, mgl डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2l यहाँ पर दे रखा है। ओके, अब इसने ये बोला है कि यदि मैं भार में 2 गुना वृद्धि कर दूं, ये इसका भार दे रखा है। भार में क्या कहा गया है कि हमने भार के अंदर 2 गुना वृद्धि कर दी। तो कोई मुझे ये बताएगा कि इसके यंग मापांक गुणांक में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो फॉर्मूला इसने खुद ही दे दिया। ठीक है, अब ये इतना आसान सीधा क्वेश्चन तो होगा नहीं कि आप ये देख रहे हो कि अच्छा आपने mg को ट्वाइस ऑफ mg कर दिया, तो उस केस में y डैश जो y जो है, यंग मापांक जो है, वो ट्वाइस ऑफ y के बराबर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपका बिल्कुल एक बेसिक यंग मापांक का सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा कि यंग मापांक किसी भी वस्तु की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। जस्ट लाइक जो इसका mg मास द्रव्यमान दे रखा है, उसके ऊपर भी निर्भर नहीं करता है। हर एक वस्तु का अपना यंग मापांक यहाँ पर फिक्स होगा। स्टील है, उसका यंग मापांक फिक्स है। कोई भी चीज होगी स्टील में, कोई भी आप इस्पात ले लो, कॉपर ले लो, किसी भी वस्तु का ले लो सॉलिड के अंदर, सबका अपना अपना यंग मापांक स्थिर होता है या फिक्स होता है। ठीक है, तो यंग मापांक किसी भी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। उसके जैसे एक आपने एक वस्तु ली, आपने इसको हैंग करा, नीचे 10 किलो का जो बाट है, 10 किलो का एक वेट है, वो आपने यहाँ पर लटका दिया। तो ये क्या हुआ, ये जो छड़ थी, ये जो तार है, ये लंबा हो गया। तो इसकी लंबाई बढ़ने से क्या इसके यंग मापांक पर कोई असर आया? बिल्कुल नहीं, इसके यंग मापांक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लंबाई वस्तु के वजन में वृद्धि करने से यंग मापांक चेंज नहीं होता है। हालांकि फॉर्मूला में आगे 2 रखोगे तो 2y आपका आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसने आपको क्या कर दिया कि फॉर्मूला भी साथ के साथ दे दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको लगे कि फॉर्मूला तो दे ही रखा है, हम लोग 2 आंसर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा, एक बार से पढ़िए और आंसर करिए, मतलब पहले पढ़ो, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पढ़ा क्वेश्चन। यदि 1 किलोग्राम भार प्रति का प्रतिबल, अच्छा ये फिर से यूनिट 11 का क्वेश्चन है। मतलब इस पेपर में मैक्सिमम जो चीजें पूछी हुई है ना, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यूनिट 11 की है। मतलब हो सकता है कि जो ग्रेड 1 वालों के लिए अलग अलग यूनिट होगी, हमारे सिलेबस में तो सारी चीजें यूनिट 11 में ही रख दी इन्होंने। वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, यंग हो गया, सारी चीजें, राइट। तो देखो, यदि 1 किलोग्राम भार प्रति का प्रतिबल, मतलब आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है। देखो इसमें एक और चीज बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला का मात्रक देख के तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कब किसकी वैल्यू दे रखी है। जैसे कि इसने अभी यहाँ तो कह दिया कि ये किसकी बात कर रहा है, प्रतिबल की, स्ट्रेस की। कितना दे रखा है, 1 kg वेट प्रति यहाँ पर दे रखा है। दैट मीन्स इट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन एंड मीटर। ठीक है, तो अपन को स्ट्रेस को बस कन्वर्ट करना है। इसने बोला है एक तार जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, गामा दे रखी है। अब कौन है ये गामा, 1 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट तो बहुत पड़ी पड़ी लग रही है ना। गामा कहीं ये वाई तो नहीं है जिसको इसने गलती से पेपर में गामा लिख दिया हो, है ना, पेपर में आपका गामा ही लिखा हुआ था।
अगर आपको गामा का फॉर्मूला याद आ रहा हो तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन करके। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, मतलब डेल एल बाय एल। इन दोनों का मात्रक तो मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यस, ये हमसे गामा यानी कि यंग मॉड्यूल, यंग मापांक वाई की बात कर रहा है। क्वेश्चन में देखो इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको कहीं से कहीं तक वाई की वैल्यू नहीं लिखी है, बट ये जो पूछ रहा है ये आपसे वाई के लिए ही पूछ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम लोग वाई लिख देते हैं, है ना। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया मात्रक को देखकर। कितना दे रखा है, 1 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसने बोला है कि बताइए लंबाई में जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ से तो और श्योरिटी आ गई कि फॉर्मूला तो यही लगेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ही लगेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेन निकाल लेते हैं, फिर लंबाई में वृद्धि निकाल लेंगे। स्ट्रेस कितना दे रखा है, 1 kg, भार में दे रखा है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 9.8 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और एमएम है डिवाइड में, यानी कि 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 mm को आपने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 10⁻³ ओके। फिर वापस मीटर में कन्वर्ट किया तो फिर 10⁻³ हो गया। तो ऐसे कितना हो गया, 10⁻⁻6 हो गया। अब आप क्या करो, इसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। बस इस वैल्यू को यहाँ पर आपको रखना है। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा स्ट्रेस हो गया, बहुत तनाव है जीवन में, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻11 दे रखी है। बस अब इसको सॉल्व ही करना था। 6 में से 11 गए तो कितने बचते हैं, 6 4 10, 5 बचेंगे। 9.8 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। नो, नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ऑप्शन में देखना क्या क्या चीजें दे रखी है, 10 इंटू 10⁻³ दे रखी है, 9.8 इंटू 10⁻³ तो हमारा -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने केवल स्ट्रेस निकाला है। इसने बोला है कि जो आपने स्ट्रेन निकाला, इसने क्या बोला है कि जो आपने स्ट्रेन निकाला ना, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो चीज आप निकालो। तो ये जो पूरा निकल कर आया, ये डेल एल बाय एल आया है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला भी मैंने मात्रक के टाइम पर लिखा था, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और इसके डिवाइड में डेल एल बाय एल होता है, ठीक है। तो डेल एल बाय एल की वैल्यू 9.8 तो आ गई, लेकिन परसेंटेज में निकालना है, मतलब इसमें मुझे अभी 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझे, थोड़ा बहुत भी कुछ समझे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बेसिक क्वेश्चन और है, किसी वस्तु का वायु में जो भार है अपन को दे रखा है 15 kg। यदि इसी वस्तु को जल में डुबो दिया जाए तो ये कितना वजन कम कर लेती है, 2 kg वजन कम कर लेती है। जैसे आप ये बॉल देख रहे हो, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये 15 किलो की है। लेकिन अगर इसी वस्तु को, 1 सेकेंड, यस विजिबल हो रहा है, ये वस्तु कितने की है, 15 किलो की है। इस वस्तु को अगर मैं पानी में डुबो दूं, है ना, तो पानी में डूबने के बाद इसका वजन कितना हो जाएगा, 2 किलो यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो निकाल कर बताइए। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि वस्तु का जो घनत्व होगा डिवाइड बाय उस जल में डालने पर उसके भार में जो कमी आ रही है उससे आप इसको डिवाइड कर दो, मतलब 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन, दिखते टफ है बट फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। वस्तु का जो भार अपन को, वायु में वस्तु का भार, फॉर्मूला बोल देती हूँ, वायु में वस्तु का भार डिवाइड बाय वस्तु के भार में हुई कमी, कितनी कमी हुई, 2 kg की कमी हुई। इससे आपका क्या निकल गया, आपेक्षिक घनत्व निकल गया, यूनिटलेस क्वांटिटी है तो 7.5 आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी यूनिट के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट एक और कर लेते हैं। जब किसी तरल की बूंद के ऊपर कोई बाह्य बल प्रत्यारोपित नहीं किया जाता है, नॉर्मल पानी की बूंदे, नो एक्सटर्नल फोर्स, तब उस बूंद का आकार कैसे निर्धारित होगा, तरल के पृष्ठ तनाव से, तरल की डेंसिटी से, उसकी विस्कोसिटी से, या टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का जो टेम्परेचर है उससे। तो कोई भी पानी की बूंद होगी अगर वो गोलाकार है, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सतह का जो तनाव है, उसकी सतह का जो तनाव है उसी के कारण वो गोलाकार यहाँ पर है, उसी के कारण उसने अपने आकार को कैरी कर रखा है। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्लास जो अपना अपना एमपीटेड ग्रेड 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेंशन कर दो।